आज हम लोग गोदान उपन्यास पर चर्चा करने वाले हैं। गोदान एक बड़ी रचना है। आकार के तौर पर भी मैं बात कर रहा हूँ। हमें गोदान के अंतर्वस्तु के विविध तत्व हैं। उस गोदान की अंतर्वस्तु की या संवेदना की, गोदान के अंतर्वस्तु या संवेदना की विशेषता के किसी एक हिस्से पर हम लोग आज बात करेंगे। और सीमित समय में मुमकिन हुआ तो नज़दीक के वर्ष में जो कोई भी सवाल आया हो उस हिस्से से उस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो हम आज गोदान के अंतर्वस्तु में उसके अपने समय के आर्थिक विमर्श पर बात करेंगे। गोदान के भीतर किस किस्म का आर्थिक विमर्श है, या गोदान जिस नायक होरी को केंद्र में रखकर किसान के जीवन जीने की प्रक्रिया की पड़ताल करता है, हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। यानी एक किसान के जीवन जीने की प्रक्रिया, यानी किसानी जीवन प्रक्रिया की बात करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हम देखने की कोशिश करेंगे कि गोदान इसको कैसे और किस तरह से देखता है। उसके पहले छोटी कुछ महत्वपूर्ण कुछ बिंदु, कुछ सामान्य नुक्ते जिस पर हम लोग यह बात करें कि भाई गोदान में किस तरह की बातें हैं, क्या है। जिन्होंने गोदान पढ़ लिया है या पढ़ा हुआ है, सामान्य तौर पर हिंदी पट्टी में अधिकांश लोग गोदान पढ़े हुए होते हैं या उसके विषय में जानते हैं। फिर भी एक मोटी बात, इस गोदान का प्रकाशन साल 1936 में हुआ है। यानी 20वीं सदी के तीसरे चौथे दशक, 20वीं सदी के तीसरे चौथे दशक के भारतीय समाज को केंद्र में रखकर इस गोदान का ताना बाना बुना गया है। इस गोदान के केंद्र में एक किसान है जो 5 बीघे का काश्तकार है। होरी नाम का एक किसान है जो 5 बीघे का काश्तकार है। यानी वह एक तरह का सीमांत किसान है। सीमांत किसान यानी वह उस जगह पर बैठा हुआ किसान है जहाँ से वह कभी भी किसानी से मजदूरी की तरफ पहुँचने की नियति का शिकार हो सकता है। और मज़ेदार बात यह है कि यह गोदान इस होरी के किसान से मजदूर बनने की कथा भी है। हम लोग, मैंने जैसा शुरू में कहा कि गोदान को उस बड़े पैमाने पर अभी नहीं पढ़ रहे हैं। एक समय 15-20 मिनट के एक लेक्चर में कोई एक टॉपिक जिसे किया जा सके हम लोग उस पर बात करेंगे। अलबत्ता गोदान को समूचे पढ़ने में 4-5 क्लासेस का समय वो तो लगता ही लगता है। तो होरी जो इसका मुख्य चरित्र है, हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, वह एक सीमांत किसान है। और यह काल तो हो गया कि समय के समाज की कथा है, भारतीय समाज की 20वीं सदी के तीसरे चौथे दशक की। यानी यह कैसा समाज है, यह इस समय भारत अंग्रेजों का उपनिवेश है। इसलिए यह 20वीं सदी के तीसरे चौथे दशक के औपनिवेशिक भारतीय समाज की कथा है जिसके केंद्र में किसान है। और यह किसान किस क्षेत्र में है, अवध क्षेत्र में है। और अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है तो आप यह जानते हैं कि जैसे ही अंग्रेजों को पलासी की लड़ाई में जीत मिली और बक्सर तक आते आते जैसे ही उन्होंने भारत पर कब्जा शुरू किया, तो जाहिर है कब्जे का अर्थ था जमीन पर अधिकार। और फिर वह जमीन की किसकी होगी, कौन इसे जोतेगा, उसे क्या मिलेगा, लगान के तौर पर
इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की गई, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि 3 तरह की मोटे तौर पर व्यवस्था थी, जिसमें एक जमींदारी या स्थायी व्यवस्था जिसको कहते हैं, कुछ रैयतवाड़ी इलाके थे, कुछ महलवाड़ी इलाके थे। तो यह जो अवध का क्षेत्र था यह जमींदारी इलाके में पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंग्रेजों ने एक तरह से जमींदारों को कहा कि भाई तुम मुझे लगान दोगे और जो जमीन किसान जोतेंगे वह तुमसे उनका संबंध होगा, तुम उनसे लगान वसूलोगे और तुम मुझे एक निर्धारित लगान वो मैं तुमको परमानेंट कर देता हूं, तुम देते रहना। तो इसका अर्थ केवल यह हुआ कि यहाँ का किसान इस जमींदार को जमीन की लगान देकर जमीन पर खेती कर सकता है, ठीक। और ऐसे स्थिति में यह जो गोदान का नायक है होरी, वह ऐसी स्थिति का एक सीमांत किसान है। अब हमें यह देखने की जरूरत है कि इस सीमांत किसान होरी के जरिए गोदान में प्रेमचंद इस किसान के जीवन प्रक्रिया की पड़ताल करते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, यह देखने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात तो यह कि प्रेमचंद एक किसान के जीवन जीने की प्रक्रिया की पड़ताल करते हुए यह देखते हैं कि इस किसान के जीवन में गरीबी और भूख, इस किसान के जीवन में गरीबी और भूख इसके जीवन की शुरुआत से जीवन के अंत तक यह बनी रहती है। तो भाई ये गरीबी है, यह भूख है, प्रेमचंद इसकी पड़ताल करते हैं कि ये गरीबी है, तो इस गरीबी के चलते या इस गरीबी के पीछे की परिस्थितियां क्या हैं। तो वह किसान गरीब है यह देखते हुए वह देखने की कोशिश करते हैं कि भाई भारत का यह किसान किन परिस्थितियों में जीता है, किन परिस्थितियों में जीता है, उन परिस्थितियों की पहचान करते हैं, किन परिस्थितियों में जीता है। यह जो किसान है वास्तव में इसी की मेहनत से हम आप अनाज खाते हैं, अन्न खाते हैं। तो वास्तव में यह जो किसान है वह हमारा आपका अन्नदाता है। और प्रेमचंद यह देखने की कोशिश करते हैं कि जो अन्नदाता है वह स्वयं अन्न कैसे ग्रहण करता है, वह स्वयं अन्न कैसे ग्रहण करता है, करता भी है या नहीं कर पाता, करता है तो उस अन्न ग्रहण के लिए उसे कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, वह इसकी पड़ताल करते हैं। यानी वह एक तरफ तो किसान गरीब है, भूखा है, वह उसे देखते हैं, फिर देखते हैं कि वह गरीब भूखा है तो किस परिस्थिति में जीता है, और वह जिस भी परिस्थिति में जीता है और उस परिस्थिति के पीछे कारण क्या हैं, वह उन कारणों की पड़ताल करते हैं। और जिन परिस्थितियों में जीता है, इन परिस्थितियों में जीने के चलते, इन परिस्थितियों में जीने के चलते यानी भूख और गरीबी में जीने के चलते उसकी जिंदगी पर, उसके जीवन पर, उसके रहने सहने पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखते हुए हम लोग यह देखेंगे कि क्या वर्तमान समय में किसानों की जो तत्कालीन चुनौतियां हैं जिसे गोदान के माध्यम से प्रेमचंद उठाते हैं, क्या वर्तमान समय में किसानों के सामने से वह चुनौतियां खत्म हो गई हैं? अगर नहीं हो पाई हैं तो क्यों, अगर हुई हैं तो क्या, और इसकी तुलना करेंगे। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि यह लिटरेचर आपको निबंध में बहुत सहायक होता है, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो आपके धार्मिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों को सबसे ज़्यादा नयापन और पैनापन देता है। इसलिए साहित्य में जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो किसी रचनाकार ने अपने समय में जो परेशानियां, जो चिंताएं, जो कठिनाई जिनको चिन्हित किया, क्या आज इस लोकतांत्रिक देश में उन परेशानियों से हमने कुछ पार पाया है, या वह जस की तस बनी हुई हैं, कुछ कमज़ोर हुई या और गाढ़ी हो गई हैं? इन तमाम बातों को हम अगले 5-10 मिनट में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह देखें कि यह जो गरीबी या भूख है, भूख किसे कहेंगे? इकोनॉमी वगैरह में आप पढ़ते हैं कि भाई कोई भी मनुष्य है, उसका खाद्यान्न तक पहुंच अगर नहीं हो पाता है तो वह भूखा है। चाहे वह आर्थिक कारणों से, यानी उसके पास खाद्यान्न के खरीदने की क्षमता ना हो, चाहे सामाजिक कारणों से उसे खाद्यान्न तक पहुंचने ना दिया जाता हो, या जिन भी कारणों से अगर मनुष्य का खाद्यान्न तक उसकी पहुंच नहीं है तो वह भूखा है। गरीबी लगभग उसी से मिलती जुलती अवधारणा है कि एक सामान्य मनुष्य की सामान्य जिंदगी जीने के लायक भी परिस्थितियां ना हो। हम लोग किसी भी नीति आयोग, योजना आयोग या लकड़ावाला या तेंदुलकर समिति, उन लोगों की उसमें भी कोई अंतर नहीं है। उनकी गरीबी की परिभाषाओं पर बिना बात किए समझ सकते हैं कि भाई वह मनुष्य है, उसकी एक ज़रूरत है रोटी या अनाज, उसको तन ढकने के लिए कपड़ा होना चाहिए, उसके सर पर एक छत, शेल्टर या घर होना चाहिए, वह अगर बीमार पड़े तो उसके स्वास्थ्य की एक मिनिमम सुविधा तो होनी चाहिए। हम देखेंगे कि प्रभाव के रूप में, गरीबी के प्रभाव के रूप में ये जो चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, घर, सामान्य एक मिनिमम, कम से कम स्वास्थ्य की सुविधा आदि, क्या वह भी हासिल हो पाता है? गोदान के जरिए ये तमाम बातें हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहली बात कि गोदान का किसान गरीबी में जीने पर मजबूर दिखाई पड़ता है होरी के माध्यम से। क्यों उसके कारण की पहचान करते हैं। तो हमने कहा कि गोदान औपनिवेशिक भारत के 20वीं सदी के तीसरे-चौथे दशक की कथा है, और वह जमींदारी व्यवस्था का किसान है। और किसी भी व्यवस्था का किसान हो, सबसे पहले इस किसान के रूप में उसे लगान चुकाना होता है, यानी वह जो जमीन आबाद कर रहा है, जिस पर वह खेती करता है, उसके रेंट देने होते हैं, लगान चुकाना होता है। किसे? लैंडलॉर्ड को, जमींदार को। अब चूंकि ब्रिटिशर्स की या औपनिवेशिक सत्ता की सबसे बड़ी, जो भारत में ब्रिटिश शासन की जो सबसे बड़ी बदसूरती है, या उनकी जो सबसे बड़ी चाहत रही, वह रही कि भारत से अधिकतम धन का शोषण किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लूटा जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लूटने में लगान, चाहे वह जमींदारी व्यवस्था में हो या महलवाड़ी में या रैयतवाड़ी में, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लगान की दर बहुत ऊंची थी, लगान की दर बहुत ऊंची है। अब यह लगान देते देते होरी या होरी जैसा किसान परेशान रहता है। अब वो चूंकि 5 बीघे की खेती करता है, तो यह लगान की दर इतनी ऊंची है कि कभी भी पूरे साल जो साल भर का लगान बनता है, हम देखते ही नहीं हैं कि होरी का पिछले साल का लगान बिल्कुल साफ हो गया है, किसने पिछले साल के तक के सारे लगान दे दिए। दूसरा, जमींदारों के जो कारिंदे वगैरह हैं, उनके लिए काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उनकी भी अपनी बदमाशियां और बेईमानियां हैं। अब पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, तो यह पर्ची, चिट्ठे वगैरह काट कर भी नहीं देते, और कभी कभी दिए गए लगान के बावजूद भी यह कहना उनके लिए बहुत आसान हो सकता है कि नहीं, तुमने दिए ही नहीं है।
यह भी सामने आएगा। लेकिन अभी सामान्य तौर पर यह देखते हैं कि लगान की दर ऊंची है। अब चूंकि लगान की दर ऊंची है, उसके बाद यह सामने आता है कि वह उसे लगातार ऋण लेना पड़ता है कर्ज के जाल में। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण यह है कि लगान की दर ऊंची है, तो यह लगान वह जो किसान उपज पैदा करता है, उस उपज से वह जो लगान चुका देता है, उसके बाद सामान्य तौर पर उसके पास कुछ नहीं बचता। तो साल भर तक उसे खुद भी जीना है और अगली फसल भी तैयार करनी है। तो चूंकि अगली फसल तैयार करनी है, तो उसमें निवेश या इनपुट की जरूरत पड़ती है, उसमें निवेश या इनपुट की जरूरत पड़ती है, जैसे बीज देना हो, सिंचाई करनी हो, और भी तरह की चीजें। तो उसके पास कुछ तो बचा ही नहीं है। वो लगभग लगान में ही अगर चीजें खत्म हो गई, तो वो फिर से ऋण लेता है, एक तो जीने के लिए और दूसरे फिर से खेती करने के लिए। ठीक, वह ऋण इसलिए नहीं लेता, वो क्रेडिट कार्ड से कोई खरीदारी नहीं करता कि कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कोई लैपटॉप गिफ्ट कर रही है, या कोई बॉयफ्रेंड या कोई व्यक्ति किसी दूसरे को, भाई को, बहन को, किसी को भी वो बड़े बड़े लैपटॉप और मोबाइल और इस तरह की चीजें गिफ्ट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं है। वह किसी भी तरह की जिंदगी में ऐशो आराम के लिए ऋण नहीं लेता। वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए उसे ऋण लेना पड़ता है, उसे अपनी खेती जारी रखने के लिए, उसमें निवेश करने के लिए ऋण लेना पड़ता है। और चूंकि इस ऋण में सूद की दर बहुत ऊंची है, जैसे वहां लगान की दर ऊंची है, उसी तरह से यहां सूद की दर ऊंची है। क्यों? क्योंकि ये जो महाजन है, यह कोई सांसनिक व्यवस्था तो है नहीं, बैंकों आदि के जरिए विनियमन के साथ तो मिल नहीं रहा, यह महाजन है। और सच्चाई यह है कि आज ही बैंकों के जरिए किसानों को कितना ऋण मिलता है। आज जो हम किसानों की आत्महत्याएं देखते हैं, उनमें बैंकों के कर्ज होने के साथ साथ स्थानीय महाजनों के कर्ज होते हैं, और उनके सूद के दर बहुत ऊंचे होते हैं। यह समस्या आज भी बरकरार है। यह अगर गोदान में या प्रेमचंद के जमाने में थी, तो वह समस्या आज खत्म नहीं होगी, बल्कि आज तो किसान ज्यादा आत्महत्या करता है, लेकिन हम पूरे गोदान में होरी को कहीं भी जीवन से भागकर आत्महत्या करने की कल्पना करते हुए नहीं देखते। उसका जीवट एक अलग किस्म का है, वह तमाम परिस्थितियों से लड़ता है, हार जाता है। लेकिन तब यह देखते हैं कि वहां किसानों को आत्महत्या जैसे ख्याल भी नहीं आते। आज इसका अर्थ है कि वह पीड़ा इतनी और घनीभूत और सघन हो गई है, वह दिमाग पर इतना स्ट्रेस डाल देता है कि उसे वह भी करना पड़ता है, यानी आत्महत्या भी करनी पड़ती है। हम लौट कर आते हैं, तो अब चूंकि ऋण की दर ऊंची है और ऋण को हमेशा पूरी तरह चुकाना मुमकिन होता ही नहीं, वह 1 रुपये में 6 आने अक्सर हम देखते हैं। 1 रुपये के साथ 1 आने यानी 6 पैसे, वो महीने के, यानी साल में लगभग 2 गुना। तो ये किसान जो ऋण लेते हैं उसका कुछ ब्याज तो चुकाते रहते हैं, लेकिन पता चलता है कि जो मूलधन है वह जस का तस बना हुआ है। तो लगान की ऊंची दर है, ऋण की समस्या है, जिसके चलते यह किसान लगातार अभाव और गरीबी में जीता है। अब अभाव में नहीं जिएगा तो कैसे जिएगा? शुरू में हमने कहा कि लगान देने के लिए ही उसके खलिहान से ही अनाज तुल जाते हैं, या महाजन ऋण के सूद लेने के लिए तौल लेता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कुछ बचता नहीं, लगभग बहुत कम। अगर वह साल भर के लिए खेती कर रहा है तो शायद 2-3 महीने के लिए उसके खाने खुराक की चीजें बचती हैं। ऐसे में उसे फिर से महाजनों के पास ऋण के लिए जाना पड़ता है, उसकी दर ऊंची होती है, और वह सूद चुकाते चुकाते ही पीढ़ियों तक वह चल रही है, मूलधन तो रह ही जाता है। ऐसे सारे संदर्भ और प्रसंग हम गोदान में देखते हैं। एक तीसरी बात कि अब जब ऐसी गरीबी है, तो इस गरीबी का जीवन पर प्रभाव कैसा होता है, प्रेमचंद इसको भी एकदम शुरू में ही स्पष्ट कर देते हैं। प्रेमचंद लिखते हैं, बे 41 साल का गोबर होरी है और वह लगभग बूढ़ा दिख रहा है। धनिया के विषय में लिखते हैं कि अभी 36वां ही साल है, बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, वह जो गेहुआ रंग था कब का सांवला हो चुका है। तो गरीबी क्या होती है? वह देह पर आक्रांता की तरह हावी होती है।
आगे बढ़िए। धनिया के 6 बच्चे हुए थे कुल, 3 जिंदा हैं, 3 मर गए। एकदम शुरुआती पन्नों में ही प्रेमचंद धनिया को यह सोचते हुए दिखाते हैं कि उसे आज भी लगता है कि अगर उन बच्चों की दवा दारू हुई होती तो वो बच जाते, लेकिन वो धेले भर की दवा नहीं करवा पाई। आत्मा पर कितना बड़ा बोझ हो कि 4 आने की दवाई के बगैर किसी माँ के सामने उसके 3-3 बच्चे बारी बारी से मर गए। यह गरीबी का परिणाम। गरीबी देह पर काबिज हो रही है, गरीबी आत्मा पर काबिज हो रही है। उसके प्रभाव को दिखाते हैं, उसके प्रभाव को दिखाते हैं कि धनिया के शरीर पर जो साड़ी है वह जगह जगह से फटी हुई है, और फिर भी वह महसूस करती है कि मेरी साड़ी तो भी कुछ दिनों तक थेगलियों से, सीने तुनने से काम चल जाएगी, लेकिन सोना की तो बिल्कुल नहीं चलेगी। ये गरीबी है और ये गरीबी का प्रभाव है। और ये क्यों है? तो यह उस परिवेश या किसान के लिए जो उपस्थित परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति का नतीजा है। लगान की ऊंची दर, ऋण का जाल, और इसी के साथ साथ यह किसान जो है, इस किसान के जीवन में होरी बार बार मर्यादा की बात करता है। मर्यादा, किसान है, गांव में समाज में जीता है, तो उसे कुछ मर्यादाएं, कुछ मर्यादा ढूंढने पड़ते हैं सामाजिक। वह सामाजिक मर्यादा के चक्कर में भी ऋण जाल में फंसता है। कभी बेटे बेटी की शादी मुंडन के लिए भी 2 पैसे लेते हैं। आप देखेंगे कि होरी के पास शक्ति नहीं है, फिर भी वो अपनी बेटी की शादी में जी खोलकर खर्च करता है कर्ज लेकर। जब उसका भाइयों से अलगोजा या अलगाव हुआ तो भी उसे महाजन से पैसे लेकर अपने भाइयों को देने पड़े। लेकिन यह मर्यादा जिस समाज में वह जीता है, उस समाज की मर्यादा या मर्यादा को निभाने में भी यह मर्यादा भी होरी की परेशानी का एक बड़ा कारण है, या होरी जैसे किसानों की परेशानी का एक कारण है। लेकिन इस मर्यादा का भी, उसकी भी अपनी एक भूमिका है, लेकिन वास्तविक भूमिका जो है वह उन आर्थिक परिस्थितियों की है, उन परिस्थितियों की है जो लगातार एक किसान को भूखा रखने की कोशिश कर रहा है या भूखा रखता है, लगातार उसका निर्धनीकरण कर रहा है, उसे गरीब बना रहा है, उसे लगातार ऋण जाल में फंसाता जा रहा है। गोदान में होरी के जरिए उसका एक छोटा सा पहलू जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी की चर्चा करते हैं। और आप अगर आज से उससे तुलना करें तो क्या होगा? वो जो लगान है उसकी दर घट गई थोड़ी बहुत, मालगुजारी थोड़ी घट गई होगी। आज भी सांस्थानिक ढांचे या बैंकों आदि के जरिए किसानों को वास्तव में ऋण वगैरह नहीं मिल पाते। आज भी उन्हें महाजनों से कर्ज लेने पड़ते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। वहाँ सूद की दर ऊंची है, उन पर दबाव बढ़ता है। बैंक आदि से भी अगर वह ऋण लेकर ट्रैक्टर आदि खरीदते हैं तो उनको उनकी ज़मीन से खींच कर लाया जाता है, अगर वह उनके ऋण को समय से चुकता ना कर पा रहे हों। आज भी हम किसान को आत्महत्या करते हुए देखते हैं। आज भी हम देखते हैं जिस तरह से गोदान में होरी किसान से मजदूर बना है अंत में, और उसका बेटा गोबर गांव से उखड़कर शहर में मजदूर बना। आज भी हम देखते हैं कि गांवों से किसानों के बच्चे बड़े बड़े महानगरों में उजड़ कर आ रहे हैं, छोटी छोटी जगहों में, गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, बनने वाले बिल्डिंगों में, सड़कों में काम कर रहे हैं, और वहाँ भी किसान मजदूर बनने की प्रक्रिया में जा रहा है। इसलिए गोदान में किसान की जो हालत थी आधुनिक भारतीय समाज में, उससे बहुत अलहदा या अलग हालत नहीं है। इसलिए गोदान एक किसान के आज की तारीख में भी उसके वास्तविक धरातल की कथा कहता है, जो 1936 में सत्य था, 2024 में भी सत्य है। अब हम लोग इसी से लगा हुआ एक छोटा सा जो पिछले साल प्रश्न किया गया है, उस पर एक छोटी सी 1-2 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। ये प्रेमचंद कृत गोदान जो है, उससे सवाल पूछा गया है क्या कि भारतीय कृषक जीवन के वास्तविक धरातल का सटीक चित्रण प्रस्तुत करता है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। भारतीय कृषक जीवन, अभी जो हमने बात की वह कृषक जीवन की प्रक्रिया की बात की,
उसका वास्तविक धरातल क्या है, उसके उस वास्तविक धरातल का चित्रण किस प्रकार से करते हैं कि यह किसान जो है वह गरीबी और भूख में लगभग जीने को मजबूर है, वह किसान से मजदूर बनने को मजबूर है, वह ऋण के जाल में फंसने को मजबूर है, और उस गरीबी में, उस मुफलिसी में, वह जो उसके देह और आत्मा पर उसका प्रभाव झलकता है, उसका मुंशी प्रेमचंद सटीक विवरण करते हैं। तो हम एक छोटा सा टुकड़ा लिखेंगे, जो शुरुआत करेंगे कि प्रेमचंद हिंदी उपन्यास में यथार्थवादी लेखन की प्रतिष्ठा करते हैं और अपने यथार्थ में ही लगातार विकास करते हैं। प्रारंभ में जिस आदर्शवादी यथार्थवाद से वह चलते हैं, गोदान तक आकर वह ठोस और तल्ख यथार्थ में बदल जाता है। पहली बात, गोदान भारतीय कृषक जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई एक ठोस यथार्थवादी रचना है, जिसमें उनके भीतर कोई भी यूटोपिया या कोई भी हीरोइक अवधारणा नहीं है। वह जस का तस भारतीय कृषक के जीवन को चित्रित करते हैं। आगे आएंगे, भारतीय कृषक का यह जीवन क्या है, गरीबी, मुफलिसी, भूख, ऋण जाल और अंततः उसकी मृत्यु या उसके विस्थापन की कथा है। अब जो पीछे हमने कहा वह दो चार बातें वहाँ से लगान, ऋण और उसकी फिर उसका जो प्रभाव है वह देंगे, और अंत में कहेंगे कि आज के भारतीय समाज में भी किसानों की परिस्थिति इससे कुछ भिन्न नहीं है। लिहाजा हम कह सकते हैं या कहेंगे कि प्रेमचंद के गोदान में भारतीय कृषक जीवन के वास्तविक धरातल का सटीक चित्रण है। ओके।